नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जिक्र करेंगे हिंदी के चैप्टर थर्ड के बारे में। थर्ड चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जिक्र करेंगे काल। काल के अंतर्गत क्या जो है टाइप्स होते हैं, उसमें किस तरह से एग्जाम में आते हैं प्रश्न और क्या आपको बताना है, टोटल ओवरऑल हम सिखाएंगे। और जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वो अव्यय होगा। उसके बाद हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया इस वीडियो में जिक्र करेंगे। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर आप ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, और आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। जो पहला चैप्टर है दोस्तों वर्णमाला से रिलेटेड टोटल ओवरऑल क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया, थ्योरी, डिफिनेशन, सारी चीज़ें। और जो दूसरा चैप्टर है शब्द रचना और वाक्य रचना से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि वहाँ पर संकर शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट में मैंने जिक्र किया। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। और वीडियो को जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है आज का, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। शुरुआत करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम काल के भेद से, मतलब पहले स्टार्टिंग में हम डिफिनेशंस को क्लियर करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में जिक्र करेंगे। वीडियो के साथ आप बने रहें। यहाँ पर काल के कितने भेद होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस इसको बोला जाता है, जो समय यहाँ पर चल रहा है, क्लियर। सेकंड की बात करें कि भूतकाल, मतलब कि यहाँ पर पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल बोलते हैं। और जो तीसरा होगा भविष्य काल, और यहाँ पर फ्यूचर टेंस, जो समय आने वाला है। आपको लगता होगा कि ये सारी चीज़ें तो हमको ऑलरेडी पता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको जानना होगा, क्योंकि हिंदी में जो यहाँ पर इसका जो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया रहता है वो अलग अलग रहता है। इंग्लिश में सबके प्रकार, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट के, फ्यूचर के, सबका 4 होता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर वीडियो के साथ बने रहे, सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे कि वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं। प्रश्न यहाँ से कई बार एग्जाम में बना हुआ है। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 दिया गया है। कभी संभाव्य वर्तमान से भी प्रश्न होता है, इसीलिए यहाँ पर ऐड किया गया है। लेकिन एग्जाम में अगर वर्तमान काल के भेद पूछेगा तो आपको केवल 5 ही करेक्ट करने हैं, क्लियर। और यहाँ पर पास्ट की बात करेगा तो पास्ट के कितने जो है भाग होते हैं, तो 6 होते हैं दोस्तों। अगर बात करेगा फ्यूचर मतलब भविष्य का, तो 3 भाग होते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर बात करेंगे वर्तमान के जो यहाँ पर जो भेद दिए गए हैं, पहला सामान्य वर्तमान, और दूसरी की बात करेंगे अपूर्ण वर्तमान, और तीसरा पूर्ण वर्तमान, और यहाँ पर चौथी की बात करेंगे संदिग्ध वर्तमान, और यहाँ पे 5वीं तात्कालिक वर्तमान, और यहाँ पर जो छठा दिया गया है संभाव्य वर्तमान, क्लियर। तो 1 बाय 1 करके हम सिखाएंगे कि वर्तमान, सामान्य जो है वर्तमान काल, और अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, ये सारी चीज़ें क्या हैं और एग्जाम में किस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे वर्तमान के 1 बाय 1 करके जितने भाग हैं उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर पहली बात शुरुआत करेंगे तो सामान्य वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्लियर। यहाँ पर बात होती है कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है, क्लियर। और दूसरे शब्दों में जब कहा जाए कि जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया है कि बच्चा खिलौने से खेलता है। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो पहचान होती है ता, ती, ते होता है, तो सेम वे से यहाँ भी हो रहा है। तो एग्जाम में इस तरह से अगर दिया रहेगा, अगर यहाँ पर देखेंगे तो दिया है कि वह पुस्तक जो है पढ़ता है, तो ये आपका एग्जाम में इस तरह से सेंटेंस दे देगा, पूछेगा कि सामान्य वर्तमान है या पूर्ण वर्तमान है, अपूर्ण। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये वाक्य जो बना हुआ है सामान्य वर्तमान के अंतर्गत होता है, क्लियर। और दूसरी बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर माली जो है पौधों को पानी देता है। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल आपको सामान्य वर्तमान मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हो गए। बाकी के अब यहाँ पर सेकंड बात करेंगे, जो सेकंड नंबर का दिया है कि अपूर्ण वर्तमान काल, क्लियर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसको बोलते हैं रहा रही पहचान होती है, आप जैसे कि इंग्लिश में पढ़े होंगे। सेम वे से इसमें दिया गया कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में अभी जो वो कार्य है वो पूर्ण नहीं हुआ है, कंटिन्यूटी चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया है कि मोहन विद्यालय जा रहा है, मतलब कि वो कंटिन्यूटी प्रेजेंट में कोई काम कर रहा है, जा रहा है, अभी विद्यालय पहुंचा नहीं, इसलिए ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत सेंटेंस बनता है। तो इस तरह से सारे सेंटेंस आप जानते रहें, एग्जाम में जब बनेगा तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे वर्षा हो रही है, सुरेश जो है पत्र लिख रहा है, यहाँ पर अनुराग जो है लिख रहा है, तो जो कार्य मतलब संपन्न ना हुआ हो, कंटिन्यूटी होता हो, वो भी प्रेजेंट में होता हो, उसे अपूर्ण वर्तमान के कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ पर थर्ड की बात करेंगे तो पूर्ण वर्तमान का मतलब होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि आपको पता होगा कि चुका चुकी का सेंस बनता है, या तो बड़ा का मात्रा रहता है, इस तरह से।
तो इसे जो यहाँ पर देखेंगे, ये जो है वर्तमान काल में कार्य पूर्ण जो है सिद्ध होता है, मतलब पूरी तरह से संपन्न हुआ रहता है, जैसे वह आया है, क्लियर, और सीता पुस्तक पढ़ी है। तो मतलब ये प्रेजेंट में कार्य पूरी तरह से संपन्न हो चुका है, तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पर 4 नंबर की बात करेंगे तो संदिग्ध वर्तमान, मतलब यहाँ प्रेजेंट डाउटफुल के अंतर्गत क्या दिया गया है कि जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो और उस पर वर्तमान में संदेह ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं, क्लियर। और दूसरे शब्दों में कहा जाए दोस्तों, तो जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने का संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया गया कि राम पढ़ता होगा, तो यहाँ पर इसे जो सेंटेंस दिया गया संदिग्ध वर्तमान की कैटेगरी में रखेंगे। हलवाई मिठाई बनाता होगा, ये भी संदिग्ध वर्तमान के अंतर्गत जो है सेंटेंस रखा जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे तात्कालिक वर्तमान के, तो क्रिया के जिस रूप में यह पता चलता है कि जो है कार्य वर्तमान में हो रहा है, उसे तात्कालिक वर्तमान के अंतर्गत कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, क्लियर। तो ये आपका जो है तात्कालिक वर्तमान के अंतर्गत सेंटेंस जो है रखा जाएगा। तो आपको मैंने 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ, प्लीज। यहाँ पर 6 नंबर की बात करेंगे तो संभाव्य वर्तमान के कैटेगरी में क्या सेंटेंस आता है, यहाँ पर डिफिनेशन क्लियर करेंगे। जिसके वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं, क्लियर। और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे दोस्तों कि वह लौटा हो और वह चलता हो, इस तरह से उसने खाया हो। तो ये जो सेंटेंस है आपको जानना होगा कि कौन सा सेंटेंस किसके कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है टोटल ओवरऑल मैंने जिक्र किया। अब चलते हैं अगले यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों अब सेकंड, मतलब भूतकाल के भेद के बारे में। तो जैसे कि पता है कि वर्तमान मैंने बताया कि यहाँ पर 5 भेद होते हैं वर्तमान के। भूतकाल की बात होगा तो 6 भेद होते हैं। यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम जिक्र करेंगे। पहला सामान्य भूत, जिसको सिंपल पास्ट बोलते हैं। और सेकंड की बात करेंगे आसन जो है भूतकाल, और रिसेंट पास्ट जिसको बोलते हैं। जो तीसरी बात करेंगे तो पूर्ण भूतकाल, कंप्लीट पास्ट। अभी और यहाँ पर 4 नंबर की बात करेंगे अपूर्ण भूतकाल, इनकम्प्लीट पास्ट, क्लियर। और यहाँ पर 5 नंबर संदिग्ध भूतकाल, डाउटफुल पास्ट। और यहाँ पर 6 और लास्ट की बात करेंगे हेतु हेतुमत भूत, आपका ये 6 और लास्ट है। तो 1 बाय 1 करके यहाँ पर हम सीखेंगे। यहाँ पर जो सामान्य भूत की बात करेंगे सिंपल पास्ट जिसको बोलते हैं, जैसे कि आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान आपने सीखा इंग्लिश में, सेम इसमें भी दिया गया है। जिससे भूतकाल की क्रिया के जो है विशेष समय का ज्ञान जो है ना हो, उसे जो है सामान्य भूत के कैटेगरी में रखा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर जैसे वाक्य दिया गया मोहन आया, जो है सीता गाई, और इस तरह से जैसे कि आपने जो है पास्ट इंडेफिनिट को आपने इंग्लिश में सीखा, सेम आपको इस कैटेगरी में सिंपल पास्ट की। यहाँ पर सेकंड नंबर की बात करेंगे तो आसन्न जो भूत, रिसेंट पास्ट जिसको बोलते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ, मतलब कि जस्ट अभी कंप्लीट हुई है, उसे आसन्न भूत मतलब रिसेंट पास्ट, मतलब अभी तत्कालिक वो कार्य संपन्न हुआ है, उस कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल तो मैंने आम खाया है, ये हो गया। और मैंने यहाँ पर देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल की बात करेंगे, मैं अभी सोकर उठी हूँ। तो जो दोनों एग्जाम्पल है ये बोध कराता है कि ये रिसेंट पास्ट है, अभी तात्कालिक वो कार्य संपन्न हुआ है। तो इस कैटेगरी में जो है ये जो वाक्य होगा उसे हम जो है रिसेंट पास्ट के कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पर थर्ड की बात करेंगे, पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है कि क्रिया के पूर्ण रूप से पूर्ण होने की, मतलब संपन्न होने का बोध होता है। तो वो आपका जो है पूर्ण जो है भूतकाल की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे इसने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, उसने श्याम को जो है मारा था। तो ये पूरी तरह से कंप्लीटेड हो चुका है कार्य। और यहाँ पर और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे दिया है कि अंग्रेजों ने भारत पर जो है राज किया था, इस तरह से, मतलब कि ये पास्ट की कंडीशन दिखा रहा है, वो भी पूरी तरह से वेल कंप्लीटेड। तो ये पूर्ण भूतकाल की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके धीरे धीरे आप समझेंगे तो समझ जाएंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब तो बात करेंगे 4 नंबर की। यहाँ पर 4 नंबर दिया है अपूर्ण भूतकाल, मतलब कि यहाँ पर जिस क्रिया से आप अज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी कार्य चल रहा था, तो वहाँ पर अपूर्ण भूत के कैटेगरी में उस सेंटेंस को रखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है कि सुरेश गीत गा रहा था, क्लियर। और यहाँ पर दिया है कि रीता सो रही थी। तो इस कैटेगरी में जब सेंटेंस आएगा दोस्तों तो अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत होगा। यहाँ पर 5 नंबर की बात करेंगे, संदिग्ध भूतकाल का मतलब होता है कि भूतकाल की जो है जिस क्रिया से कार्य होने का अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूत के अंतर्गत, भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया कि तू गाया होगा, क्लियर। इस तरह से
और दुकानें बंद हो चुकी होंगी। तो इस तरह से जो सेंटेंस दिए गए हैं आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% बन जाएगा। 6 और लास्ट की बात करेंगे, हेतु हेत मत भूतकाल के अंतर्गत क्या है। यहाँ पर दिया गया दोस्तों, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया के होने या ना होना निर्भर करता है तो उसे हेतु हेत मद भूतकाल की क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया है कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। क्लियर। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो इस तरह से सेंटेंस जब बनेगा तो आप जान जाइएगा कि हेतु हेत मजबूत जो है एक काल के अंतर्गत ये सेंटेंस आते हैं। और प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पर हम क्वेश्चन लेंगे तो और स्पष्ट होगा। फिलहाल अभी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर भविष्य काल के भेद के बारे में। तो भविष्य काल के भेद की बात करेंगे तो 3 भेद होते हैं। नंबर 1 की बात करेंगे सामान्य भविष्य, और दूसरी की बात करेंगे यहाँ पर संभाव्य, और तीसरी की बात करेंगे हेतु हेत मध्य भविष्यकाल। इस तरह से तीनों हम 1 बाय 1 करके जिक्र करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट की बात करेंगे तो सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से उसकी भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य जो है भविष्य काल कहते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, और यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल की बात करेंगे वह घर जाएगा। तो इस कैटेगरी में जैसे कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़े हैं वो सेम वे से यहाँ पर भी आपको हिंदी में भी वही सेम वे समझना है। और यहाँ पर सेकंड नंबर की बात करेंगे संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है दोस्तों संभाव्य भविष्य के अंतर्गत होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे शायद चोर पकड़ा जाए, एक एग्जाम्पल हो गया इस तरह से। और यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल की बात करेंगे परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों। क्लियर। और यहाँ पर थर्ड और लास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से या एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता है दोस्तों, उसे जो है हेतु हेत मत भविष्य काल के अंत कैटेगरी में रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया गया है कि वह आए तो मैं जाऊँ। क्लियर। और यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो वह कमाए तो मैं खाऊं। इस तरह से आप जो है 1 बाय 1 करके रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें की डाउटफुल जो आपके मन में है वो क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने काल आपको बता दिया, काल के बाद हम जिक्र करने वाले हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें। यहाँ पर बात करेंगे अकर्मक क्रिया एक्चुअली होता क्या है। यहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं। तो जिस क्रिया का फल जो है कर्ता पर ही पड़ता है और वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। अच्छे से समझेंगे, इस क्रिया में जो है कर्म का अभाव होता है। मतलब कहने का जो सेंटेंस यहाँ पर दिया जाएगा उसमें कर्म नहीं होगा, बस इतना आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे श्याम पढ़ता है, क्या पढ़ता है पता नहीं। और यहाँ पर जैसे प्रश्न बनेगा कि यहाँ पर अकर्मक क्रिया का वो एग्जाम्पल आपको बताएंगे, जैसे राजेश दौड़ता है, तो यहाँ पर कर्म का भाव नहीं हो रहा। सांप जो है रेंगता है, और दे दिया पूजा हंसती है। अगर दोस्तों यहाँ पर दे दिया जाता कि श्याम जो है किताब पढ़ता है तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती, क्योंकि उसमें कर्म है। अब यहाँ पर अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, बस इतना। और एग्जाम्पल जैसे अब यहाँ पर बात करेंगे सकर्मक क्रिया। एक्चुअली सकर्मक क्रिया क्या होती है, ध्यान से समझेंगे। ऐसे वाक्य जिनमें से कोई भी ऐसी क्रिया हो जिनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती हो। कहने का तात्पर्य हो गया कि जिसमें कर्म का इन्वॉल्वेशन हो उसे जो है सकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। मतलब इसमें बात होती है कर्मक क्रिया, जैसे मैंने बताया उसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती, लेकिन सकर्मक में प्रॉपर कर्म का प्रधानता होती है। यहाँ पर जैसे सकर्मक क्रिया पूछेगा कि एक्चुअली कितने प्रकार की होती, तो 2, एक कर्मक के अंतर्गत और 2 कर्मक के अंतर्गत। क्लियर। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे कि मोहन क्या पढ़ता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या का वर्ड होना चाहिए, पुस्तक पढ़ता है। तो जब यहाँ पर एग्जाम्पल देगा कि मोहन किताब पढ़ता है तो वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत होगा, क्योंकि वो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। लेकिन अगर केवल देता कि मोहन पढ़ता है तो वो अकर्मक क्रिया हो जाती, सकर्मक नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। केवल सकर्मक में आप ध्यान देना है, उसमें कर्म इन्वॉल्व रहता है, और अकर्मक में कर्म नहीं रहता, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर थर्ड टाइप हम जिक्र करते हैं, मतलब तीसरे टॉपिक के बारे में। जैसे मैंने काल आपको जिक्र कर दिया, कर्मक और सकर्मक क्रिया बता दिया। अब अव्यय की परिभाषा बताएंगे दोस्तों। इसके बाद प्लीज़ वीडियो के साथ आप बने रहे, चूँकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन सबको मिला करके। तो यहाँ पर अव्यय क्या एक्चुअली होता है, ध्यान से समझेंगे। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता वो अव्यय कहलाता है। और ये सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, अविकारी रहते हैं, और दोस्तों और अव्यय रहते हैं। कहने का तात्पर्य हो गया कि ऐसे शब्द होते हैं जो चेंजेज नहीं होंगे, मतलब जहाँ भी रहेंगे, चाहे एक वचन के साथ रहें, चाहे लिंग के अंतर्गत रहें, चाहे वचन के, चाहे जहाँ भी यूज किया जाएगा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। भी एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर प्रश्न एग्जाम में बनता है अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया से संबंधित यहाँ होगा यहाँ पर, और संबंध बोधक होगा, समुच्चय बोधक होगा, विस्मय बोधक होगा। तो ये 4 आपका
काइंड्स हो गया। क्लियर। और यहाँ पर बात करेंगे जैसे मान लीजिए वर्ड हो गया, इधर हो गया, किंतु हो गया, क्यों हो गया, जब हो गया, तब हो गया, इसलिए हो गया। ये जितने प्रकार के वर्ड हैं वो टोटल ओवरऑल एग्जाम्पल अव्यय के हैं, मतलब कि ये चेंजेज नहीं होंगे, चाहे आप एक वचन के साथ यूज करें चाहे बहुवचन के साथ यूज करें। जैसे काल वाचक के अंतर्गत हम देखेंगे, जैसे आज वर्ड हो गया, कल हो गया, अभी हो गया, तुरंत हो गया, रात भर, दिन भर, ये सारे वर्ड आजकल, और नित्य हो गया, हर दिन हो गया, ये जो वर्ड है चेंजेज नहीं होते, इसका प्लूरल नहीं होता प्रतिदिन। तो दोस्तों ये सारे वर्ड अव्यय के अंतर्गत आते हैं। ऐसे यहाँ पर परिणामवाचक के अंतर्गत अगर देखेंगे तो यहाँ पर जैसे दिया गया कि बहुत हो गया, खूब हो गया, अति हो गया दोस्तों, जरा हो गया, थोड़ा हो गया, बस हो गया, काफ़ी हो गया, कम हो गया, अधिक हो गया, इतना, मतलब ये बारी बारी जो ये वर्ड हैं आपको चेंजेज नहीं होंगे। ये सारे वर्ड आपको जनरली आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। टोटल ओवरऑल इनको अव्यय के कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब कि ये प्लूरल कंडीशन में सिंगुलर कंडीशन दोनों स्थान पर यूज किए जा सकते हैं, ये चेंज नहीं होते, बस वही शब्द अव्यय के कैटेगरी में रखे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करेंगे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। फर्स्ट अल्टरनेटिव 3 दिया, दूसरे की बात करेंगे 2, तीसरा 4, चौथे अल्टरनेटिव की बात करेंगे 5। जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा दोस्तों। अब बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से इनमें आकर्मक क्रिया कौन सा है। क्लियर। यहाँ पर दिया कि शिशु सो रहा है, पहला वाक्य दिया, दूसरा बालक खेल रहा है क्या है, और तीसरे की बात करेंगे छात्र पढ़ रहा है, और यहाँ पर छात्रा लिख रही है। क्लियर। तो बात करेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो अकर्मक क्रिया फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें कर्म कोई नहीं है। बाकी के जितने सेंटेंस दिए गए हैं इसमें कर्म है, ये सारे सकर्मक क्रिया के अंतर्गत सेंटेंस आते हैं, बाकी फर्स्ट आपका अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर दिया है कि वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया काल कौन सा है, मतलब कि ये कौन से कैटेगरी के अंतर्गत होगा। भविष्य के होगा, हेतु हेतुमत भूत के अंतर्गत होगा, वर्तमान में होगा, आसन्न भूत के अंतर्गत होगा। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो 110% बन जाएगा। 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो संधि है, उपसर्ग है, या अन्वय है। यहाँ पर अव्यय जो 4 नंबर का दिया है, मतलब ये अव्यय 4 नंबर जो यहाँ पर दिया है आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको जिक्र किया अथवा एक ऐसा शब्द है इसको खंडित नहीं किया जा सकता है, तो आपका डी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, अकर्मक का अर्थ क्या होता है दोस्तों। अकर्मक का अर्थ यहाँ पर बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। कर्म जो है रहित, मतलब जिसमें कर्म इन्वॉल्व नहीं होता, कर्म रहित। कहने का तात्पर्य होता है कि जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म तो होता है, पर अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, तो बी अल्टरनेटिव ही आपका करेक्ट होगा। 6 नंबर प्रश्न की अगर यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, तो लड़का सोता है वाक्य में संबंधित है किससे, सकर्मक से है, अकर्मक है, या दोनों से है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो है लड़का सोता है, तो ये सिंपल सा वाक्य है, इसमें कोई कर्म नहीं है, तो सेकंड अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा, कर्मक के अंतर्गत होगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न की दोस्तों। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न दिया है कि वर्तमान काल के भेद कितने हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, मतलब सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, वह आया हो वाक्य की पहचान करें। यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान दिया, पूर्ण वर्तमान, या संभाव्य वर्तमान, या तात्कालिक वर्तमान। तो जो राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, वो आपका सी अल्टरनेटिव होगा। वह आया हो, मतलब कि यहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं, संभाव्य वर्तमान के कैटेगरी में सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। तो 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर दिया गया कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया, कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, तो 6 टाइप होता है दोस्तों, 6 भेद होता है, बी अल्टरनेटिव ही आपका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर की प्रश्न की बात करेंगे, मैंने राजू को पीटा था। यहाँ पर क्लियर, काम कंप्लीट हो चुका है, तो 21 कैटेगरी के अंतर होगा, पूर्ण भूत के अंतर्गत होगा, मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव ही करेक्ट होगा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों मैंने जिक्र किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर